हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीआरपीएफ पर्सनल्स के लिए नॉन बुलेट प्रूफ व्हीकल की कमी वाली वीडियो की हो रही है जांच। तेजस MK2 2023 की शुरुआत में ले सकता है अपनी पहली उड़ान। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स 5 किलोमीटर और अंदर तक पाकिस्तान में कर सकती है स्ट्राइक। इंडियन आर्मी की 29 और 30 अगस्त वाली कार्रवाई के बाद से अब चीन LAC पर आ गया है डिफेंसिव मोड में और 1 घंटे के अंदर लंबी से लंबी दूरी में हथियारों को डिलीवर करने के लिए अमेरिका विकसित कर रहा है एक नए तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की गई थी और इस वीडियो में सीआरपीएफ के कुछ ट्रूप्स यह आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे कि जब ऑपरेशन ड्यूटीज के दौरान वे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ व्हीकल में जाना पड़ता है। और अब इसी वीडियो पर आज शनिवार को सीआरपीएफ की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है वे इसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगा रहे हैं। और जबकि इस फोर्स की प्रवक्ता का ये भी कहना है कि सीआरपीएफ के पास उनके ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्टिव व्हीकल्स मौजूद हैं। बाकी ये जो वीडियो सामने आई है इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच चल रही है। बाकी इसके अलावा शनिवार को इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि इस साल यानी कि 2020 में 2019 की तुलना में जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 75% से भी अधिक घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम किया गया है। बाकी आर्मी के मुताबिक पाकिस्तान घाटी में अशांति फैलाने के लिए अपने घुसपैठ के प्रयासों में लगातार लगा हुआ है। बाकी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान की साइड में करीब 250 से 300 आतंकी अपने लॉन्च पैड्स पर तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयासों के बावजूद भी हम उन्हें रोकने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई है और जिस जगह पर इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाया जा रहा है ये तिब्बत के साथ लगी सीमा को साझा करता है और ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जितना डेप्सांग एरिया के पास मौजूद दौलत बेग ओल्डी निभाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में इंडियन मीडिया ने LAC के पास डिप्लॉय इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के साथ बातचीत की जिसमें उनका ये कहना था कि हमारी फोर्स इस क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए और किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हमने अपनी तरफ से पर्याप्त मात्रा में तैयारी कर रखी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार सर्दियों के मौसम का प्रभाव इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारियों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और इस क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में भी ट्रूप्स को पर्याप्त मात्रा में उनकी सप्लाईज और इक्विपमेंट मिलते रहे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेगुलर बेसिस पर अपनी उड़ान भरते रहेंगे और इसके साथ LAC पर MiG-29, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे फाइटर्स दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इन फ्रंट लाइन फाइटर्स के अलावा शिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स भी दिन रात अपनी पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। और बता दें कि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का मतलब है कि जब ये फाइटर जेट्स अपनी एयर पेट्रोलिंग में जाते हैं तब ये पूरी तरीके से अपने हथियारों से लैस होते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि पिछले 5 महीने में यानी कि जब से LAC पर भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है तब से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इतनी शॉर्टेज कर दी हैं कि जो चीनियों ने अपने रडार सिस्टम को इंडियन फाइटर्स को डिटेक्ट करने के लिए लगाया है वो भी इंडियन फाइटर्स को डिटेक्ट करते करते थक गया है। और जबकि ANI न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स की लेह एयरफोर्स बेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन A राठी का कहना था कि भले ही मौसम बदलने की वजह से यहाँ पे चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे एयर फाइटर्स के जो हौसले हैं वो बिल्कुल बुलंद हैं और यहाँ पे किसी भी तरह के दुश्मन का सामना करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट मौजूद हैं। और जबकि इसके अलावा संडे गार्डियन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि चीनी कमांडर्स को इस बात की बेहद ही गंभीर चिंता है कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने 29 और 30 अगस्त को एक सरप्राइज तरीके से कार्रवाई की थी तो इस तरह की कार्रवाई दोबारा से ना हो जाए और चीनी सैनिकों ने जो धोखे से यहाँ के क्षेत्रों में कब्जा किया है वो उनके हाथ से ना निकल जाए। तो इसके लिए चीन ने LAC पर अपने और भी एडिशनल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को डिप्लॉय कर दिया है ताकि वो इंडियन ट्रूप्स की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा तैयार रहें। और इस रिपोर्ट में कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है कि चीन का जो मेन फोकस है वो है LAC पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना ताकि वो हमेशा इंडियन ट्रूप्स की कार्रवाई से अवगत रहें। और अब चीन डिफेंसिव मोड में चल रहा है और इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि अब उसे उसके लोग, उसके रिसोर्सेज और उसकी टेरिटरी का और नुकसान झेलना ना पड़े। और अगर संडे गार्डियन की इस रिपोर्ट में जरा सी भी सच्चाई है तो अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की डिफेंस फोर्सेस का चीनी ट्रूप्स पर क्या असर पड़ा है और किस हद तक उनके अंदर इंडियन ट्रूप्स की कार्रवाई का डर बैठ गया है और खास करके 29 और 30 अगस्त वाली कार्रवाई का।
पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की तरफ से दावा किया गया है कि भारत उनके खिलाफ एक ऑफेंसिव कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने ये बयान सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के एक इवेंट के दौरान दिया है, जिसमें उनका यह कहना था कि भारत अब की बार 5 किलोमीटर और अंदर तक आएगा और इस क्षेत्र के एरोस्पेस डोमेन में अपनी डोमिनेंस को प्रूव करेगा। और उनका यह भी कहना था कि करीब 18 से 24 महीनों में मैं भारत की इस तरह की ऑफेंसिव कार्रवाई की कल्पना कर सकता हूं। और चूंकि अब इंडियन एयरफोर्स में राफेल फाइटर्स भी इंडक हो चुके हैं जो कि मीटियोर जैसी मिसाइल के साथ आते हैं, तो इस बार केवल यही मिसाइल काफी होगी पाकिस्तान के क्षेत्र में 5 किलोमीटर और अंदर तक घुस के मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उन्होंने भारत को लेकर यह तक दावा किया है कि इस बार भारत कश्मीर से परे और संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पेस में कॉन्फ्लिक्ट फैलाने की कोशिश कर सकता है। और आपको बता दें कि ये बयान भी खास करके इंडियन एयरफोर्स चीफ के 2 फ्रंट वॉर वाले बयान के बाद ही आया है। और अगर आपने कल का हमारे डिफेंस अपडेट देखा है तो हमने भी उसमें इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात कही थी। हालांकि भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत कभी भी किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की तरफ से जो पाकिस्तान का डर दिखाई दिया है वो भी काफी हद तक जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है कि अब की बार उसने कोई भी भारत के खिलाफ गलत हरकत करने की कोशिश करी तो उसको पहले से भी ज्यादा घातक जवाब मिलेगा। और अगर इंडियन एयरफोर्स को इस तरह की कोई कार्रवाई करनी होगी तो ये 18 से 24 महीने तो आपने काफी ज्यादा बता दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स को ये कार्रवाई करने के लिए केवल एक ही दिन चाहिए। वैसे एक दिन भी हमने ज्यादा बोल दिया, बल्कि कुछ घंटे चाहिए। बाकी बालाकोट एयर स्ट्राइक तो पाकिस्तान को अच्छे से मालूम ही होगी। वैसे जहाँ तक हमें लगता है कि पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जो इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें वो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि FATF की मीटिंग भी पास आ रही है और इस मीटिंग में फैसला होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा या ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह के फालतू के बयान से पाकिस्तान दुनिया का ध्यान कहीं और ही ले जाना चाह रहा हो और अपनी तरफ से एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा हो, जबकि सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। और जितनी कोशिश पाकिस्तान भारत के खिलाफ उल्टी सीधी साजिश करने में करता है, उतने में से केवल 10% काम भी वो आतंकवाद के खिलाफ करे, तो हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो काफी हद तक सुधर जाएगी और फिर FATF की मीटिंग से डरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वही है ना कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी सीधी हो नहीं सकती और उनमें से एक पाकिस्तान भी है। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे सितंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है और इस ई मैगजीन को खरीदने वाले जो पहले 100 लोग होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 21 रुपए में मिलेगी। और इसके साथ जो हमारी पिछले 2 महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन है, यानी कि जुलाई और अगस्त महीने की, हमने उसके प्राइस भी लिमिटेड टाइम के लिए कम किए हैं और उन मैगजीन को आप केवल 11 रुपए में ही ले सकते हैं। और पिछली बार हमने इस बात को नोट किया था कि अधिकतर एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि इस ई मैगजीन को कैसे बाय करना है या फिर बाय करने के बाद इसे डाउनलोड कहां से करना है। तो आपको बता दें कि जैसे ही चेकआउट पेज पर जाकर आप इस ई मैगजीन को बाय करते हैं और पेमेंट कर देते हैं तो उसके तुरंत बाद एक पेज आता है जिसमें उस ई मैगजीन का डाउनलोड लिंक होता है। आप उस डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो ई मैगजीन तुरंत ही आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। और ये ई मैगजीन केवल उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि ये ई मैगजीन हर किसी के लिए है जो अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहता है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस ई मैगजीन का बाय लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर इस ई मैगजीन को केवल 21 रुपए में हासिल कर सकते हैं। पर ध्यान रहे ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसलिए देरी ना करें। इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर्स वाले टेंडर में अपने ग्रिपन फाइटर को एक बार फिर से पिच करने के प्रयास के साथ शुक्रवार को स्वीडिश कंपनी साब ग्रुप की तरफ से फिर से बयान आया है कि वे भारत को पूरी तरीके से एक मेक इन इंडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइटर जेट्स को भारत में बनाने के लिए लोकल कैपेबिलिटीज को स्थापित करना भी शामिल है। और उनका ग्रिपन फाइटर जो कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर्स वाले टेंडर में कॉम्पीट कर रहा है, वे अपने इस फाइटर को भारत में बनाने के लिए एक इंडियन पार्टनर की तलाश में भी हैं। और साब ग्रुप के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है और जो पहले के फाइटर जेट प्रोग्राम में प्रस्ताव पेश किए गए हैं, इन दोनों तरह के प्रस्तावों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वे अपने इस प्रस्ताव के साथ भारत को टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी पूरी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। और जब साब ग्रुप के सीनियर ऑफिशियल से सवाल पूछा गया कि क्या वे अपने ग्रिपन फाइटर को जनरल इलेक्ट्रिक के 414 US इंजन के साथ पेश करेंगे या फिर वे किसी और दूसरे इंजन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका कहना था कि अभी तक जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन ही शामिल हैं। और उनका ये भी कहा कि कंपनी इंडियन मेड मिसाइल्स को ग्रिपन में इंटीग्रेट करने में भी मदद करेगी। हालांकि ग्रिपन फाइटर में जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज हैं वो अलग अलग कंट्रीज की हैं। अब इस कंडीशन के साथ साब ग्रुप भारत को टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रांसफर करेगा, इसके बारे में फिलहाल हम तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर फाइटर्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि भारत के तेजस MK2 प्रोग्राम की पहली उड़ान 2023 की शुरुआत में करने की उम्मीद है।
और तेजस MK2 प्रोग्राम के पहले फाइटर की जो मेटल कटिंग प्रोसेस है वो फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो 2023 यानी कि 2023 की शुरुआत में ये फाइटर अपनी पहली उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा और 2028 तक इसके सारे फ्लाइट टेस्ट और सारे डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे होने की उम्मीद है ताकि उसके बाद इस एयरक्राफ्ट का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। इनके अलावा भी हाल ही में विशाखापट्टनम में एक फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था और इस फंक्शन के दौरान इंडियन नेवी की कैपिटल शिप्स में से INS शहदरी और कॉर्वेट्स में से INS कोरा, इन दोनों को सबसे बेहतरीन शिप की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। बुधवार को US ट्रांसपोर्टेशन कमांड की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्होंने प्राइवेट स्पेस फर्म SpaceX और X-Arc के साथ एक नई पार्टनरशिप की है जिसके तहत वे संयुक्त रूप से एक स्पेस बेस्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट को विकसित करेंगे जो केवल 1 घंटे के अंदर ही कहीं भी वेपन्स को डिलीवर करने में सक्षम होगा और US ऑफिशियल्स के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा और चूंकि इस तरह की स्पेस बेस्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट में रॉकेट इंजन से इस्तेमाल होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की रफ्तार क्या होगी। यानी कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्ट जो डिस्टेंस 15 घंटे में पूरी करता है उस डिस्टेंस को ये नया स्पेस बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम केवल 1 घंटे में ही पूरा कर सकेगा। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।